हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नया बैच हमारा शुरू हो रहा है कि जिस तरह से अभी बिहार दरोगा में एग्जाम में इस बार जो शौक लगा है, जो पैटर्न में चेंज देखने को मिला है, उसके लिए होलिस्टिक रूप से तैयार करना इसके लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बिहार दरोगा एक बार जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। एक बार साउंड वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, युवराज, रोशन, विकास, ललन, सबका स्वागत है। साउंड वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा। हम्म, चलिए, देखिए इसमें क्या है, आपको शुरुआती के 10-12 मिनट के अंदर क्या है कि बिहार दरोगा जो एग्जाम होता है, किस तरह से एग्जाम लिया जाता है, किस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है, आपका इसमें बोल सकते हैं कि एक जो है लेक्चर आपको बताया जाएगा, ताकि आप समझ सके किस तरह से चीज़ों को इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब किस तरह से पढ़ाया जाएगा, आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अलग तरीके से हम क्या किए हैं, प्लान किए हैं। जो जिस तरह से पहले क्लास करते थे, उसमें थोड़ा-सा यहाँ पर क्या किए हैं, बदलाव किए हैं, ताकि स्टूडेंट के लिए जिस तरह का शौक वाला क्वेश्चन वहाँ आ रहा था, है ना? वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है? और जो भी लेक्चर इसमें आपको बताया जाएगा, उसमें क्या है कि लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद उसका नोट्स मिलेगा, नोट्स को हम खुद भी पढ़ देंगे और उसके बाद उससे जितना प्रश्न पूछा गया है हमारा बिहार बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा क्या है कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया या दूसरे एग्जाम में पूछा गया, उसको कवर कर लेंगे। और बोल सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में नंबर ऑफ क्वेश्चन को, बहुत सारा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना। ठीक है? बिल्कुल बोल सकते हैं कि एकदम आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा एग्जाम के लिए। ठीक है? और यह जो बैच है किन के लिए रहेगा? जो अभी बिहार दरोगा का शुरुआत कर रहे हैं तैयारी के लिए, चाहे पहले से किए हुए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका तैयारी उस लेवल का नहीं है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं बेसिक लेवल से इसमें एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, और जो एनसीईआरटी होता है उसको भी आधार बना के इसमें पढ़ाया जाएगा। क्या-क्या होगा, सारे चीज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है? और यह जो आपको क्लास होगा, बस सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पे क्या होगा, लाइव चलेगा। यहाँ पर आपका ये आपको एप्लीकेशन का ये लोगो वगैरह है, और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 88 77 57 30 35। इस पर क्या होगा, आपको कॉल करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, फीस वगैरह कितना होगा, सारा चीज के बारे में चर्चा कर लेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं। एक और चीज क्या है कि जो बच्चा इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दिए हैं और उनको लग रहा है कि हम प्री क्वालीफाई करने जा रहे हैं, मेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार बिहार दरोगा बन बन जाए, वो उनको मेरिट में नाम आ जाए, तो उनके लिए क्या है कि 5 फरवरी से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है। इसके बारे में जल्दी ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। फिलहाल हम आते हैं आपको इस बैच पर, ठीक है? अब देखिए, बेसिक जानकारी क्या करते हैं, बिहार दरोगा के बारे में क्या करते हैं, एक देते हैं। देखिए, बिहार दरोगा एग्जाम की बात करते हैं। हर चीज़ जितना भी भाई बन जुड़ गए हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना चीज़ बता रहे हैं ना, पहले क्या कीजिए, सुन लीजिए। आपका जितना भी डाउट रहेगा, हम पहले ही प्रयास करेंगे कि सारे डाउट को क्या करें, क्लियर कर दें, ठीक है ना? उसके बाद अंतिम जो बोलेंगे, हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या है कि डाउट लेंगे। जो भी डाउट रहेगा आप पूछिएगा, ठीक है ना? लेकिन शुरुआत में ही क्या है, बहुत मतलब कमेंटबाजी कीजिएगा, तो दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है ना? चलिए, आइए। बिहार दरोगा के बारे में क्या है, एक बेसिक जानकारी आपको क्या करते हैं, देते हैं। पहले समझना क्या है कि बिहार दरोगा जो एग्जाम होता है, यह क्या होता है, लेवल बोल सकते हैं 6 का क्या होता है, आपको पोस्ट होता है। लेवल 6 क्या होता है, आपको पोस्ट होता है। मतलब बोल सकते हैं कि दरोगा एक अच्छा क्या होता है, आपको जॉब होता है। और बिहार दरोगा की बात करते हैं, एक अलग तरह का ऐसा क्या होता है, भौकाल होता है। जनरली क्या होता है कि आप सचिवालय सहायक वगैरह भी बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आराम तो होता है, लेकिन आपको अगल-बगल के एरिया नहीं जाने का। लेकिन जैसे ही बिहार दरोगा बन गया, तो ये फलाना का लड़का बिहार दरोगा बन गया, है ना? तो ये बोल सकते हैं पावर वाला पद होता है, और साथ ही बोल सकते हैं कि बहुत ज़िम्मेवारी वाला पद होता है। और जिस तरह के इस बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है, बिल्कुल उस तरह का प्रश्न पूछा जाना ही चाहिए, ठीक ना? तभी बोल सकते हैं कि अच्छा वहाँ पर कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई करके जाएँगे। और इसके लिए जो पहले से जिस तरह से तैयारी होता था वन लाइनर टाइप का, उसमें थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा अपनी नीति में, और तब जाके हमको क्या होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं सफलता मिल सकता है। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। देखिए क्या है, जो नोटिफ़िकेशन है उसी के आधार पर 1799 का जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसी के आधार पर क्या करते हैं, आपको बताते हैं। फिलहाल समझना क्या है कि बेसिक एक बताते हैं कि बिहार दरोगा लेवल 6 का पोस्ट है। इसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम जो होता है आपको 3 स्टेज में मुख्य रूप से होता है। एक क्या होता है, आपको प्री होता है, फिर क्या होता है, आपको मेंस होता है, और फिर क्या होता है, आपको फिजिकल, क्या होता है, आपको फिजिकल होता है, और फिर क्या होता है, आपको बनता है मेरिट बनता है। क्या बनता है आपको? मेरिट लिस्ट क्या होता है, आपको तैयार होता है। ठीक है?
देखिए बिहार दरोगा एग्जाम की अगर प्री एग्जाम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या होता है 2 मार्क्स का होता है, तो मतलब बोल सकते हैं कि 200 मार्क्स का क्या होता है आपको प्री होता है। और निगेटिव की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो 0.20 मार्क्स कटता है, मतलब निगेटिव ना के बराबर है, 1/10 निगेटिव हो गया, ठीक है ना। इतना क्या होता है आपका प्री एग्जाम हो गया, ये मतलब है। प्री एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हालाँकि आगे आप देखिएगा वहाँ पे लिखा है सामान्य अध्ययन, लेकिन सामान्य अध्ययन में क्या-क्या? तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, फिर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर क्या हो गया आपको वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में ये सब पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और फिर बात करते हैं पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से आपको प्रश्न आता है। फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट से प्रश्न आता है, एनवायरनमेंट से प्रश्न आता है, जिसको पर्यावरण बोलते हैं। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स से प्रश्न आता है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आता है आपको। फिर बात करते हैं भूगोल से, मतलब जियोग्राफी से प्रश्न आता है, भूगोल से प्रश्न आता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आता है। इसके अलावा क्या है कि विविध से भी प्रश्न आता है। हाल फिलहाल में क्या है आपको बिहार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कई बार क्या है कि आपको समाज शास्त्र से भी क्या है प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको बोल सकते हैं कि आपको समाज शास्त्र से भी प्रश्न पूछा गया है। समाज शास्त्र से भी क्या आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि जो प्री एग्जाम होता है, उसमें करंट अफेयर की अच्छा खासा क्या होता है, वेटेज होता है। मतलब करंट अफेयर बोल सकते हैं कि 15 से 25 के रेंज में पूछा जाता है। ये हो गया। जब आप प्री क्वालीफाई कीजिएगा, जितना भी सीट रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं कि इस बार अगर हम बात करते हैं कि आपको 1800 सीट है, 1799 मतलब 1800 मान लीजिए। तो जितना सीट होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख फॉर्म क्या होता है, भराता है, ठीक है ना? आपको उनसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन, एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतना सीखे हैं, जितना अलग-अलग एग्ज़ाम दिए हैं, शुरुआत में फ़ेल किए हैं, बाद में अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए हैं, इतना समझ में आया कि आपको कॉम्पिटिशन जो है दूसरे से किसी से नहीं है। अगर डेली अपने आप को क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाओगे। और नहीं तो अगर क्या है मतलब एक भीड़ चल रहा है ना? भीड़ चल रहा है, पढ़ने वाला बच्चा की संख्या बहुत कम है। अगर यहाँ पर 10 लाख फॉर्म भराता है ना, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 70-80 हज़ार बच्चा क्या पढ़ने वाला है और उसी से क्या आपको कॉम्पिटिशन है। तो जितना भी सीट रहेगा, यहाँ पर क्या होगा फ्री में इसका 20 गुना क्या होगा रिजल्ट आएगा। तो मतलब 1800 सीट था, तो यहाँ कितना आएगा 36,000 क्या होगा आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है? यहाँ पे इस तरह से। फिर मेंस होगा। मेंस में अंतर क्या होता है ना कि यहाँ पर 2 पेपर हो जाता है। एक पेपर क्या होता है आपको हिंदी, एक पेपर क्या होता है आपको हिंदी का पेपर हो जाता है, हिंदी का पेपर हो जाता है। और हिंदी क्या होता है सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन हाल-फिलहाल के दिनों में देखा गया है, हिंदी में भी बच्चा कुछ क्या किया आपको फेल किया है। मतलब बोल सकते हैं कि हिंदी को भी आपको इग्नोर करके आपको नहीं चलना है, हिंदी को भी क्या करना है आपको पढ़ाई करना है ना? ऐसा नहीं कि हिंदी में एकदम 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन सही करना है, मतलब हिंदी में क्या तो क्वालिफाइंग होता है 30 क्वेश्चन सही करना होता है ना? तो मतलब हिंदी पेपर होता है, 30 या 33 होता है, आगे देख लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद जो मेरिट बनता है, समझिएगा, ये सिर्फ़ क्या होता है आपको एलिमिनेटिंग राउंड होता है, यह एलिमिनेशन करने के लिए होता है। इसका नंबर क्या होता है, इसका नंबर पर आपको मेरिट नहीं बनता है। और इससे प्री एग्ज़ाम अपेक्षाकृत क्या होता है, 100 ज़्यादा क्या होता है आपको होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा को एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर अलग-अलग तरीका का क्या होता है, फालतू-फालतू के भी क्या होता है, प्रश्न पूछ दिया जाता है कुछ। समझ में आ गया? अब आता है मेंस। मेंस में एक तो हिंदी पेपर हो जाएगा, इस क्वालीफाइंग हो गया। इसका मेरिट में मार्क्स आपको नहीं जुटेगा। एक होता है आपको जीके जीएस पेपर, क्या होता है जीके जीएस पेपर होता है, जैसे यहाँ हुआ प्री वाला सेम यहाँ होता है। अंतर क्या होता है कि प्री एग्जाम में मैथ रीजनिंग क्या होता है 5 गो, 6 गो, 8 गो, 10 को पूछता है, इस बार 10-11 को पूछ दिया, इससे पहले कम पूछता था। यहाँ पर क्या होगा कि मैथ रीजनिंग की संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मैथ रीजनिंग की संख्या क्या है, मैथ रीजनिंग की संख्या आपको 20 से 25 हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर करंट अफेयर आपको बोल सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन था आपको 15 से 25 के आसपास में क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6-7 क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले तो मतलब 1275 का एक एग्जाम हुआ था पिछले बार, उससे पहले करंट अफेयर से मेंस में नहीं क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्या है यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा-सा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और बाकी बोल सकते हैं क्या कि मुख्य रूप से जो ये जो पढ़े थे ना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ना, वहाँ पर सब क्या वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मेंस अपेक्षाकृत क्या होता है आसान होता है। अब ये जो आपको 2 यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर भी क्या होगा ये वाला पेपर कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्या रहेगा आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद 2 मार्क्स रहेगा तो कितना होगा 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है? 200 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि नेगेटिव भी सिर्फ इतना ही होता है जैसे यहाँ पर होता है। बिहार दरोगा में नेगेटिव बोल सकते हैं कि न के क्या आपको बराबर है। क्लियर है? अब ये जो जीके जीएस पेपर में जो नंबर आएगा,
इसी पर क्या होता है, आपको रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या-क्या होता है बता देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार। और उसके बाद जब फिजिकल भी पास कर जाइएगा, तो फिर अंतिम राउंड का बनता है मेरिट। और मेरिट में आपका नंबर आ गया, तो आप क्या बन गए? दरोगा बन गए। इसमें भी क्या होता है कि लड़के लिख के लिए क्या होता है कि 35% सीट क्या होता है बिहार में क्या होता है आपको रिजर्व होता है, जो कि बिहार के लड़कियों को, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको क्या होता है आरक्षण का आपको फ़ायदा आपको मिलता है। क्लियर है? चलिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिएगा नोटिफ़िकेशन में तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्या-क्या है। तो देखिए 799 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकला था, एक ये क्या था लेवल 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। रुकिएगा थोड़ा-सा हाँ। एक क्या था लेवल 6 का क्या था आपको पोस्ट था, ठीक ना? और इसमें देखिए क्या है, जो-जो आपको ज़रूरी रहेगा वो हम क्या करेंगे बता देंगे, जो ज़रूरी नहीं रहेगा उसे क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक ना? आइए, यहाँ पर क्या है कि भारत का नागरिक होना क्या आपको अनिवार्य है, अगर बिहार में दरोगा बनना है, तो अनिवार्य है। और बिहार का अगर नागरिक होइएगा, बिहार का मतलब बोल सकते हैं कि आप होइएगा बिहार का निवासी, तो आपको जो अलग-अलग कैटेगरी होता है, उसका क्या होगा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बिहार से बाहर के हैं, जैसे झारखंड के हैं, यूपी के हैं, है ना? तो आपको जनरल कैटेगरी में जितना सीट रहेगा ना, उस पर आप फाइट कर सकते हैं। रिज़र्वेशन का फ़ायदा जो होता है, सिर्फ़ बिहार के मूल निवासी को ही मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है? चलिए और अगर बात करते हैं यहाँ पर उम्र की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो रहिएगा, तो उनके लिए क्या है कि मिनिमम चाहिए 20 साल। मिनिमम कितना चाहिए आपको? 20 साल चाहिए और मैक्सिमम कितना आपको? 37 मतलब बोल सकते हैं कि मिनिमम कितना आपको? 20 साल और मैक्सिमम कितना आपको? 37 ठीक है? वहीं अगर महिला रहिएगा, तो महिला ये पुरुष के लिए बता दिए और महिला रहिएगी मेल के लिए हो गया और फीमेल की बात करते हैं, तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम क्या आपको? 40 है। मैक्सिमम क्या आपको? 40 है, ठीक है? और वही पिछड़ा वर्ग रहिएगा, तो यहाँ पर मिनिमम तो 20 सबके लिए है और यहाँ पर भी क्या होता है 3 साल क्या होता है आपको मिलता है फ़ायदा क्या आपको बोल सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट रहिएगा या बोल सकते हैं कि बीसी रहिएगा, ईबीसी रहिएगा तो आपको मिलेगा। वो आप मतलब नॉर्मल बात है। मतलब देखिए ना हमको प्रयास करना है ऐसा मतलब बिहार दरोगा एग्ज़ाम निकालने में ऐसा थोड़ी ना है कि इतना दिन आपको लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देर से शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा 32-33 साल में शुरू ही करता है, तो उनकी बात अलग होता है, लेकिन समान तौर पे क्या होता है कि अगर 20 साल में आप शुरुआत करते हैं, 1 साल का अगर मतलब बोल सकते हैं अगर गहन तैयारी करते हैं, जम करके ना एकदम डेडिकेशन के साथ, तो ये एग्ज़ाम क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है ना? लेकिन सोचिए कि भाई 15 दिन में एग्ज़ाम निकल जाए, 20 दिन में एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बहुत पहले क्या होता था, रट करके एग्ज़ाम निकल जाता था, लेकिन जिस तरह से अभी बदलाव हो रहा है एग्ज़ाम में, आपको बिल्कुल कांसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है ना? आइए। ये आपको समझ में एज वाला आपको समझ में आ गया? अब आते हैं और देखिए ऊँचाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि 1.65 मिनिमम क्या है आपको हाइट चाहिए। ये आपको जनरल कैटेगरी की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लड़का की बात करते हैं, ठीक ना? और लड़की में कोई भी कैटेगरी के रहिएगा ना, कोई भी जनरल रहिए, ओबीसी रहिए, एससी, एसटी कोई रहिए, तो कम से कम क्या है 155 सेंटीमीटर की आपको हाइट चाहिए, लड़की के लिए बोल रहे हैं और लड़का के लिए कितना आपको 165 चाहिए और बाकी क्या होता है अलग-अलग कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत क्या होता है कम होता है। जैसे एससी, एसटी की बात करते हैं वहाँ पर 100 कितना होता है 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? अब आते हैं लड़का के लिए एक और चीज़ होता है, चेस्ट फुलाने के लिए। तो मिनिमम में क्या होता है लड़का के लिए आपको जनरल वर्ग की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर से कम फैलाव होना चाहिए तो मतलब 86 सेंटीमीटर। मिनिमम इतना 81 होना चाहिए, ठीक है ना? खाइए पीजिएगा तो सब हो जाता है, इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। लड़की का क्या होता है आपको चेस्ट जो होता है ये आपको मेजर नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए और क्या है अगर वज़न वगैरह की बात करते हैं तो हाइट के अनुसार क्या होता है आपको वज़न मापा जाता है। लड़की के लिए मिनिमम क्या है कि 48 किलो कम से कम क्या है कि आपको वज़न होना ही चाहिए, ठीक है ना? इसलिए क्या है थोड़ा खाने-पीने पे क्या कीजिएगा ध्यान आप लोग दीजिएगा, है ना? चलिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है लिखा गया है कि लिखित परीक्षा की बात करता है। तो लिखित परीक्षा क्या होता है 2 चरण में। उसी में क्या होता है एक प्रथम चरण को प्रारंभिक परीक्षा इसी को बोलते हैं प्री बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन का क्या होता है एग्ज़ाम होता है, एक क्वेश्चन क्या होता है आपको 2 मार्क्स का होता है और समान तौर पर देखा जाता है कि 60 से 65 या 60 से 70 क्वेश्चन का आपको टारगेट करना है, इसके आस-पास रहिएगा तब क्या होगा आपको सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना? चलिए मतलब 100 में 100 क्वेश्चन आपको नहीं बनाना होता है, इतना के आस-पास रेंज रहता है, समान तौर पर रिजल्ट होता है। मतलब प्रयास आपको क्या करना है कि 70 प्लस को टारगेट करके यहाँ चलना है, कितना कम से कम स्कोर आपको करना है, ठीक है ना? चलिए ये हो गया। और वही 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय आपको मिलता है। लिए और वही लिख-लिख अगर यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्या है कोई मतलब जितना भी सीट रहेगा उसका 20 गुना क्या होगा आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? चलिए और द्वितीय चरण में क्या होता है वो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होइएगा तो सेकंड चरण में आइएगा मतलब मेंस के लिए क्या हो गया आप क्वालीफाई कर गए। और मेंस के लिए जब क्वालीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या होता है 2 यहाँ मेंस में क्या होता है आपको
दो पेपर होता है। क्या होता है आपको? दो पेपर होता है। पहला तो बता दिया कि हिंदी का होता है। हिंदी, तो हिंदी में क्या बोले कि उसमें क्या है कि 30% नंबर, 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 100 क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्या है कि दो, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 30 क्वेश्चन क्या करना है? सही बनाना है। और 30 क्वेश्चन सही बनाने का मतलब क्या है कि आपको 60 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है? 2 मार्क्स। इतना मिनिमम लाना क्या है? अनिवार्य है। तो ये हो जाता है जनरली, बहुत टफ है नहीं। और दूसरा जो पेपर होता है, यही क्या होता है? आपको मेरिट बनता है। इस क्या होगा आपको? 100 क्वेश्चन का होगा, है ना। इसमें क्या है देखिए, सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब शामिल हो जाता है। और सामान्य विज्ञान, साइंस तो बतेबे नहीं किए, तो वहां पर कि साइंस से बहुत महत्वपूर्ण बिहार दरगाह में भूमिका निभा रहा है। साइंस से भी क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है, और साइंस पढ़ना काफी ज्यादा क्या है? आवश्यक है। बिना साइंस पढ़े हुए बोल सकते हैं बिहार दरगाह आप नहीं बनिएगा ना। ये हो गया, ठीक है। चलिए, और बाकी वही देखिए। अब क्या है कि जितना सीट रहेगा, मतलब समझिए क्या बोले थे कि 1800 सीट है, 1800 सीट है, तो इसका 20 गुना क्या है कि प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाइएगा, तो कितना? 36,000। कितना आपको? 36,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 36,000 जाइएगा। अब क्या है कि मेंस, मेंस में क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल के लिए कितना बच्चा को बुलाया जाएगा? अब 36,000 में से क्या होगा? छटैया होगा। और कितना बुलाया जाएगा? तो जितना सीट रहेगा उसका कितना कहाँ चल गया? 6 गुना। कितना आपको? 6 गुना बुलाया जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1800 सीट है, तो इसका क्या आएगा? 6 गुना आएगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि आपको 10,000 के आसपास बच्चा को क्या है, फिजिकल के लिए क्या हो, बुलाया जाएगा। 18 चौका टोटल से इतना बच्चा को बुलाया जाएगा। जितना 10 लाख फॉर्म डला है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है कि 20 गुना मेंस के लिए बुलाएगा। मेंस के बाद क्या होगा? फिजिकल के लिए क्या है, उसका 6 गुना, जितना सीट रहेगा उसका 6 गुना क्या होगा? बुलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर क्या है कि इसमें से बहुत लोग हाइट में, वेट में, चेस्ट में, कुछ लोग दौड़ में क्या हो गया आपको? छटेंगे। और उसके बाद जो बच्चा, मान ली समझ गया कि 1800 सीट था, और बच्चा बच्ची मिलाकर क्वालिफाई कितना कर गया? मान लेते हैं कि कितना आपको? 3,000 कर गया। तो इस 3,000 में से क्या होगा? और कुछ छटा जाएगा, और 1800 को ही क्या होगा? फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। क्लियर है? आइए, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं, प्री हो गया, आपका मेंस हो गया। अब क्या होगा? आप जाइएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में क्या है कि आपको पहले तो क्या है कि दौड़ होता है। क्या होता है? आपको दौड़ होता है। दौड़ की बात करते हैं, अगर आप बॉय है, कि आपको लड़का है, कि आपको लड़का है, आपको क्या है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। इसको बोलते हैं 1 मील बोलते हैं। 1 मील क्या करना है आपको? दौड़ना है। इसके लिए आपको समय कितना मिलता है? तो इसके लिए क्या है? समय मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड। कितना? 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर क्या है, लड़का हो क्या है, दौड़ना है। चाहे आप कोई कैटेगरी रहिए, इतना के अंदर में आप नहीं दौड़ पाए, 6:31 लग गया, 6:32 लग गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगला चरण में आप नहीं जाइएगा। क्लियर है? तो मतलब 6:30 के अंदर क्या करना आपको? दौड़ना है। अब क्या है कि अगर आप लड़की है, तो लड़की के लिए क्या है कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। कितना? आपको 6 मिनट में। मतलब क्या बोले कि लड़का है तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर। और कितना देर में? आपको 6 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक ना। और लड़की है तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। ये हो गया। तो ये तो क्या हो गया? क्या हो गया आपको? रनिंग। ये क्या हो गया? रनिंग। इसके अलावा जब दौड़ निकाल लीजिएगा, तो फिर अगला होगा कि आपको ऊंचा कूद, क्या होगा? हाई जंप, जिसको बोलते हैं कि आपको हाई जंप। तो हाई जंप के लिए क्या है प्रावधान? अगर आप क्या है, बॉयज हैं, और क्या है, आप गर्ल है, तो अगर क्या है आप बॉय है, पुरुष है, तो आपको मिनिमम क्या है, 4 फीट क्या करना है? खाना है। कितना आपको? 4 फीट क्या करना है आपको? खाना है, ठीक ना। अगर क्या है कि आप लड़की है, आप क्या, आप लड़की है, ठीक ना, तो क्या है, आप मिनिमम जो है 3 फीट, कितना करना है आपको? 3 फीट क्या करना है? आपको जंप करना है। और इसके लिए क्या है कि 3 बार आपको मौका दिया जाता है। मतलब पहला बार गए तो फेल कर गए, तो एक बार और मौका दिया जाएगा। एक बार, 3 बार क्या होता है, आपको मौका दिया जाता है। हाई जंप के लिए 4 फीट लड़का, लड़की कितना आपको? 3 फीट आपको फानना है, ठीक है। मतलब क्या करना है? जंप कूदना है। अब जब ये हो जाएगा, फिर क्या आना है? एक और होता है क्या? आपको लंबी कूद। ये तो हाई जंप हो गया, ऐसे करके फानना है। एक होता है लंबा वाला, कि यहाँ से कितना तक वहां जा रहे हैं, ठीक है। इसको लंबी कूद बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप क्या है, बॉय है और गर्ल है, तो इस बॉय है तो कम से कम कितना? 12 फीट, 12 फीट क्या करना है? लंबा कूदना है, ठीक है ना। और लड़की है तो कम से कम कितना है आपको? 9 फीट क्या करना है? कूदना है। मतलब क्या हो गया? एक तो क्या हो गया? रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, फिर क्या हो गया? आपको बोल सकते हैं लंबा कूद। क्या हो गया? लंबा कूद हो गया। वही हो जाएगा तो एक और है, एक और क्या है आपको? गोला फेंक। एक और क्या है आपको? गोला फेंक। एक और क्या आपको है? गोला फेंक। गोला फेंक है। गोला फेंक में क्या होता है? ये गोला फेंकना होता है, जो आपको बोल सकते हैं
कि आपको 453 ग्राम के आसपास होता है ना? उसको पाउंड बोलते हैं, 1 पाउंड बोलते हैं, मतलब 1 पाउंड में होता है जनरली कितना? आपको 453 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना? तो ये क्या है कि 16 पाउंड का गोला होता है, 16 पाउंड का गोला। तो मतलब आधा केजी लगभग मान लीजिए, तो मतलब बोल सकते हैं 8 किलो के आसपास बटखरा ऐसे टाइप रहेगा गोला। तो ये क्या है, लड़का है, तो अब क्या करना है गोला फेंक में, कि आपको क्या करना है कि 16 पाउंड का गोला फेंकना है। कितना आपको? 16 फीट। कितना आपको? 16 फीट। 16 फीट मतलब बोल सकते हैं कि लड़का है तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट क्या करना है आपको? फेंकना है। और वहीं अगर आप लड़की हैं, वहीं पर क्या आपको लड़की हैं, तो क्या करना है कि 12 पाउंड का गोला कितना करना है आपको? 10 फीट फेंकना है। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार फिर समझाते हैं फिजिकल में क्या है। फिजिकल में क्या है, लड़का है तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6.5 मिनट में क्या करना है आपको? दौड़ना है। वहीं अगर आप लड़की हैं तो 1 किलोमीटर का दौड़ जो है आपको 6 मिनट में क्या करना है? दौड़ना है। हाई जंप लड़का है तो 4 फीट फानना है ना? इसमें दौड़ में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, लेकिन हाई जंप है ना, और ये आपको लंबी कूद हो गया, और गोला फेंक में क्या है कि 3 बार मौका मिलता है। तो हाई जंप है तो बॉय है तो 4 फीट, गर्ल है तो 3 फीट फानना है मिनिमम। और यहाँ पर लंबी कूद की बात करते हैं, बॉय है तो 12 फीट लंबा कूदना है, और गर्ल है तो 9 फीट। गोला फेंक में लड़का है तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, और लड़की है तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट क्या करना है मिनिमम, वो क्या करना है आपको? फेंकना है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं, अब ट्रांसजेंडर भी होते हैं, जैसे एक तो मेल हो गया, फीमेल हो गया। ट्रांसजेंडर होते हैं तो उनके लिए जो फीमेल वाला क्राइटेरिया है वही क्या होता है? फुलफिल करना होता है। ठीक है, आइए। और बाकी तो वही चीज हो गया, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। चलिए और देख लेते हैं कुछ इसमें है नया। नहीं है। ठीक है, आइए। अच्छा, ये जो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि 6 महीना के अंदर क्या होता है? पूरा प्रक्रिया हो जाता है। एक और चीज बताएं, प्री हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल हो गया। फिजिकल जब हो जाएगा तो क्या बनता है? मेरिट बनता है। अब मेरिट जब बन जाता है तब क्या होता है? फिर एक मेडिकल होता है। तो मेडिकल समान तौर पर बिहार दुर्गा में उतना टफ नहीं होता। अगर सीपीयू तीपीयू के मेडिकल दीजिएगा ना तो वहाँ बहुत टफ होता है, ठीक है? लेकिन बिहार दुर्गा का मेडिकल क्या होता है? नॉर्मल होता है, कहीं कटल फटल भी होता है तो हो जाता है, ठीक है ना? समान तौर पे क्या होता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो समान तौर पे मेडिकल में कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। प्री हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, उसके बाद क्या मेरिट बना, मेरिट के बाद क्या होता है? मेडिकल बनता है। तो मेडिकल में न के बराबर बच्चा क्या होता है आपको? थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है? और पूरा प्रक्रिया जो है ना, ये क्या है कि 6 महीना के भीतर क्या होता है? पूरा हो जाता है। फॉर्म निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक क्या होता है? 6 महीना के भीतर पूरा हो जाता है। भले कोई ऐसा दिक्कत हो गया तो ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन समान तौर पे क्या होता है? पूरा हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पर समझ में, एक चीज और देखना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिहार दरोगा बनने के लिए? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपके पास क्या है? ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन है क्या होना? आपके पास डिग्री होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्नातक, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। अब कौन विषय से किए हुए हैं, कितना नंबर है, ये सब मायने नहीं रखता। बस क्या है, आप स्नातक पास हैं कि नहीं है। हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, बीटेक कर ले हैं, एमटेक कर ले हैं, उन सबसे मतलब नहीं है। बस ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, कोई भी कॉलेज से जो रिकॉग्नाइज है। अब क्या है कि इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब आता है तैयारी का सही समय क्या होता है। देखिए, ऐसा तैयारी का देखा जाए सही समय क्या होता है कि आप 10+2 कर लिए ना, अब डिसाइड हो गया तो उस समय से शुरुआत कर देना चाहिए सब तैयारी करने का समान तौर पर। नहीं तो क्या है कि ग्रेजुएशन में आप चले गए तो वहां से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। वो सबसे क्या होता है? बेस्ट बोल सकते हैं समय होता है। जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो क्या था कि हम लोग शुरुआत किए थे, मतलब बोल सकते हैं कि 12th किए थे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गए थे, ठीक ना? शुरू के 2-3 एग्जाम क्या हुए? फेल कर गए, क्योंकि बहुत चीज पता नहीं होता शुरुआती में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब समझ आया तो ग्रेजुएशन के पहले ही बोल सकते हैं 3-3 को ज्वाइनिंग लेटर, है ना? और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो और एग्जाम मतलब बोल सकते हैं और भी एक ग्रेजुएशन वाला निकाले, है ना? तो वही बता रहे हैं कि एक बार तैयारी करने में क्या होता है? समय लगता है। लेकिन जब एक बार तैयारी हो जाता है तो आप जहां बैठिएगा, जहां रिजल्ट होगा। हम लोग कभी शुरुआती में ही हुआ कि हम लोग शुरू में रिजल्ट नहीं हुआ, फेल किए। लेकिन बाद में जब तैयारी एक लेवल का हो गया तो जहां बैठे, जहां क्या हुआ, आपको रिजल्ट हुआ। तो आपको भी क्या है, इसी तरह से क्या करना, आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, बिहार दरोगा की बात समझ में आ गया। तो बिहार दरोगा के लिए क्या है, मिनिमम तो ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन के पहले भी क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, मास्टर के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी करते हैं तो मिनिमम कम से कम क्या है, आपको बोल सकते हैं साल भर के आसपास समय लग जाता है। तब बोलिए कि 6 महीने में नहीं निकल सकता है। 6 महीना में भी निकल सकता है। लेकिन 6 महीना में किनका एग्जाम निकलेगा? जिनके अंदर आग होगा,
कि ना भाई हमको एकदम किसी भी हर हाल में क्या करना है, 6 महीना में निकालना ही है। एकदम दिन-रात अपने आप को झोंक देंगे, उनको 6 महीना में हो सकता है। लेकिन समान तौर पर नॉर्मल तरह के स्टूडेंट रहिएगा, ठीक है ना? और तैयारी कीजिएगा, तो क्या होगा कि 6 महीना के इस 6 महीना में नहीं होगा, साल भर के अंदर में क्या होगा, आपको तैयारी होगा। समझिए क्या होता है, तैयारी जो होता है ना, तैयारी क्या होता है, तैयारी कई चरण से होकर गुजरता है। तैयारी का चरण क्या होता है, देखिए समझिए क्या है, एक तो क्या होता है आपको तैयारी में, पहले तो क्या है कि हम एक क्या करते हैं कि कंसेप्ट बनाते हैं, क्या करते हैं? कंसेप्ट बनाते हैं। कंसेप्ट कैसे बनता है कि आप तो कुछ नहीं जान रहे हैं, तो एक क्या है कि हम कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं किसी सर से क्या करते हैं, मेंटर से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या हो, चूँकि वो फील्ड में खुद कार्य किए हुए हैं, जैसे हम लोग खुद कार्य किए हुए हैं, तो हम लोग को पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, क्या पढ़ना से ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, नहीं तो अथाह समुंदर है। क्या-क्या पढ़िएगा? पूरा जीके, जीएस का कोई और छोर है? महात्मा गांधी के ऊपर 50 गो बुक है, तो क्या सब पढ़ना है? नहीं। क्या छोड़ना है, ये भी हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना? हम लोग शुरुआती में सब गलती की हुई है, इसलिए बता रहे हैं क्या, कि हमको क्या सतर्कता के साथ क्या करना है, चलना है, ठीक है ना? आइए, तो पहले क्या है, कांसेप्ट बनाना है। एक तो क्या पहले समझिए क्या है कि हमने डिसाइड कर लिया कि बिहार दरोगा निकालना है। अब क्या है कि यहाँ पर समझिए क्या है कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम समझिए कि आपको होने वाला है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। बिहार दरोगा एग्ज़ाम है तो इसका क्या होता है कि डिमांड है कि आपको डिमांड है। ये डिमांड को क्या होता है पूरा करना होता है। डिमांड पता हमको कैसे चलता है कि भाई बिहार दरोगा एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। तो सिलेबस में क्या देखें क्या लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन से और मानसिक युक्ता से मानसिक जाँच से प्रश्न पूछा जाएगा। उससे कुछ हमको पता नहीं चलता है। पता हमको चलता है कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम को हम क्या करेंगे पलटेंगे, समझेंगे। तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम में क्या है इसमें जो पीवाईक्यूज़ पूछा गया है, इसमें क्या है आपको जो पीवाईक्यूज़ पूछा गया है, वही क्या करता है आपको डिमांड बताता है कि पिछले साल में किस पीवाईक्यूज़ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। पिछले साल में किस तरह का प्रश्न आपको पूछा गया? अभी हम पढ़ाएँगे तो बताएँगे कि जो भी टॉपिक पढ़ाएँगे ना, तो हम पहले क्या करते हैं कि उस टॉपिक से बिहार दरोगा में जितना प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया, वो सारा प्रश्न लेके आते हैं। और दूसरे एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न पूछा जाता है ना, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे बहुत पहले आज से 5 साल पहले यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछ रहा है। जो रेलवे में प्रश्न पूछा गया, वो भी पूछा जाता है, ठीक ना? तो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न आधार होता है। कि हमको तैयारी का आधार मुख्य रूप से क्या है, बिहार दरोगा क्वेश्चन को ही बनाना है, लेकिन बाकी हम लोग जो पढ़ाएँगे तो सारा अलग-अलग जो है क्वेश्चन भी क्या करेंगे यहाँ पर शामिल करेंगे। पीवाईक्यूज़ क्या होता है, ये बताता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्लस क्या है कि पीवाईक्यूज़ तो डिमांड बता दिया, कौन-कौन टॉपिक पूछा जाता है। प्लस कि ट्रेंड बताता है, चेंजिंग पैटर्न बताता है। चेंजिंग ये आपको पैटर्न बताता है कि क्या-क्या जो है वर्तमान में बदलाव हो रहा है। जैसे देखिए 1275 पिछले बार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ। उसका पैटर्न थोड़ा बहुत क्या था, इस बार की अपेक्षा क्या थोड़ा-सा डिफरेंट था। मतलब क्या कि इस बार क्या स्टेटमेंट बेस वाला प्रश्न ज़्यादा संख्या में पूछा गया। लेकिन वहीं पहले देखिएगा, इस तरह के प्रश्न उस तरह उतना नहीं पूछा जाता था। हालाँकि हम लोग जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह सेट करते थे, तो वहाँ पर इन सारे प्रश्नों को शामिल करते थे। तो बच्चा क्या बोलता था कि सर खरखराई करते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। वैसे अपने खरखराई से इतना टफ दे रहे हैं, हमको यूपीएससी की तैयारी नहीं करना है। तो एक चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए, तैयारी जानते हैं एक बार होता है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, है ना? उस दौरान क्या है कि यहाँ पर जब एक बार तैयारी कर लीजिएगा, तो बिहार दरोगा से अपर एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हैं। नीचे वाला एग्ज़ाम तो छोड़ दीजिए, वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अपर वाला भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और उससे जितना एग्ज़ाम जा रहा है, उससे थोड़ा-सा अप रहिएगा, तभी क्या होगा एग्ज़ाम आपको निकलेगा आसानी से। अदरवाइज़ क्या है कि खाली सोचिए कि जिस तरह से पहले था, उस तरह से पढ़ के निकाल लेंगे, तो अब उस तरह से संभव नहीं है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव के अनुसार बदलना है। देखिए अगर एग्ज़ाम बदल रहा है, हम खुद बदल जाएँगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं बदलिएगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपसे एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चेंजिंग क्या होता है, पैटर्न पता चलता है। अच्छा, अब जो है स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पुट वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना? 1 टू अरेंज करने वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के प्रश्न को भी क्या करना है हमको देखते चलना है। पहले भाई बिहार से क्वेश्चन नहीं आता था, अब आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिहार भी क्या करना है आपको, पढ़ने का प्रयास आपको करना है ना? और ये भी बिहार दुर्गा एग्जाम में देखा गया है, किसी खास ईयर में, किसी खास विषय को ज़्यादा वेटेज दे देता है। एग्ज़ाम्पल के लिए 1275 मतलब पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा गया, तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं आता था। लेकिन जब 1275 का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें इकोनॉमिक्स से 13-14 प्रश्न पूछ दिया। अभी जो एग्ज़ाम हुआ 799 पोस्ट के लिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कम रहा है। तो मतलब समझिए कि मान लेते हैं क्या कि इस बार आपने डिसाइड किया कि अच्छा इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आया है, या एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कम आया है, तो हमको इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना। लेकिन अगला बार एग्ज़ाम में गए 15 को पूछ देगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि सारा विषय को क्या करना है आपको, पढ़ करके आपको जाना है। पूरा सारे विषय पे एक पुस्तक बना करके चलना है। अब देखिए पहले एक ज़माना था 10-12 साल पहले कि 30-35, 40 नंबर कट ऑफ जाता था।
आप 100 को रंगियों के आ जाता था ना तो सही हो जाता था और नौकरी हो जाता था। ऐसा कई सारा भाई-बहन का हम लोग सीनियर वगैरह को भी हुआ है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जहाँ पर क्या है कि 100 क्वेश्चन में क्या है 65 बनाना है, 70 बनाना है, वहाँ पर बोल सकते हैं कि किस्मत आपको साथ नहीं देगा। एक हद तक क्या होगा, भगवान साथ भी देंगे तो लेकिन एग्ज़ाम आपको नहीं निकलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि बढ़िया से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है? आइए, ये आपको समझ में आ गया? पीवाईक्यू जो हमारा तैयारी का आधार होना चाहिए। अब देखिए इस बार एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत बच्चा बोल रहा है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आया। कौन बोल रहा है जो पीवाईक्यू पढ़े हुए नहीं किया? अच्छा पीवाईक्यू मतलब क्या हम लोग सोचते हैं कि बस पूछ दिया ना कि इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बस वही याद कर लिए, नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है ना, तो वही हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग को समझ आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब कि एनवायरनमेंट से संबंधित जितना भी प्रोटोकॉल है, वो सब पढ़ना है। तो जहाँ बुक वगैरह हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज़ जो निकाले हैं, देखिए उसमें क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया है। तो जितना प्रोटोकॉल और है जाता है, कार्जेना प्रोटोकॉल हो गया, है ना? और भी जितना प्रोटोकॉल होता है, एक जगह 15-20 गो है, एक जगह दे दिया गया। ऐसे तैयारी होता है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अगला बार चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ना पूछे, लेकिन फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना होता है, थ्री माइल परमाणु दुर्घटना होता है ना? तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना होता है, वो क्या होता है हमको पढ़ लेना था, तब जहाँ क्या कर होता है पीवाईक्यू की तैयारी होता है। और अब एग्जाम में क्या देखा जा रहा है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आ रहा, बस अंत क्या है कि उसी में क्या है 4-4 प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन दे रहा है और उसमें 4 गो स्टेटमेंट दे रहा है, तो 4 स्टेटमेंट क्या है आपको जानना होता है। अभी हम जब यहाँ पर पढ़ाएँगे, तो आपको बताएँगे किस तरह से बदलाव हो रहा है, ठीक है ना? आइए, ये समझ में आ गया? इस तरह से आपको करना है। अब देखिए एक और चीज़ क्या होता है, जो इस एग्ज़ाम को नहीं निकाला है या बढ़िया से तैयारी नहीं किया है, वो एक डर का माहौल बनल रहता है कि बाप रे बाप! बिहार दरोगा एग्ज़ाम हो तो तोरा से तू काहे ला तैयारी करी थे? तोरा से ना होगा, है ना? जैसे समझिए गाँव में एक लड़का का नौकरी हुआ, तो आजकल शादी-ब्याह होगा तो तिलक-उलक तो लेबे करेगा। अब कोई पूछ रहा है ग मतलब समझिए कि लड़का है, भालू जी या भालू मत मानते हैं, गोलू जी मान लेते हैं। गोलू जी का क्या हुआ है, दरोगा में नौकरी हो गया। कोई इनसे पूछ रहा है अगल-बगल वाला, "क्या हो गोलू भाई शादी करतथिन? से हमरा एगो रिलेशन में है।" देखिए मारा वो ओकरा बड़ी लिफाफी हुआ कि 50 लाख तिलक माँगा हुआ, एगो स्कॉर्पियो माँगा हुआ। डरे कोई जाइए नहीं रहा कि बाप इतना माँगही हो? डरे कोई जाइए नहीं रहा। एगो हिम्मत किया, बोला कि चल के देखते हैं, क्या बात है? केकरो बात नहीं सुना, वो चल गया गोलू जी के यहाँ डायरेक्ट। इसके पापा से मिला, पापा से हुआ कि तिलक-उलक कितना है? तब पापा बोले कि भाई तिलक के तो कोई ज़्यादा माँगे नहीं यार, एगो नॉर्मल जो होता है फॉर्मेलिटी है, लेन-देन वो अपना कर लीजिएगा। लड़की पसंद है, लड़का पसंद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब वहाँ पे क्या हुआ कि लड़का देखा, लड़को एकदम टनाटन। फिर बोला कि हम तो अपने दरोगा, हमारा तिलक से क्या ज़्यादा मतलब है? समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद लड़की देखा एकदम झकास, बोला कि हम शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ समझने के लिए बात समझे कि जहाँ 50 लाख डिमांड के लिए था स्कॉर्पियो वगैरह के, वहाँ पर क्या हुआ कि 12 लाख में एगो बुलेट प क्या हो गया शादी ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक माहौल बना रहता है कि बाप रे बाप! इतना है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जैसे कैसे है कि भाई इतना माँग था, लेकिन उसका एक्चुअल में उतना माँग था? नहीं। तो इसे बिहार दरोगा कहे कि बाप इतना है, बाप इतना टफ है, इतना टफ है। एकदम निकल ही नहीं सकता है, उसके लिए तो भाई एकदम पूरा मोच-दाढ़ी पकाए पड़ता है। लेकिन कोई हिम्मत कर दिया एकदम पागल लेकर कि ना फलानवा का सुलह के बिहार दुर्गा में हुआ था। पढ़ेंगे तो काहे नहीं होगा? और एकदम हिम्मत लगा के हिम्मत मतलब हिम्मत करके घुस गया। देखा पीवाई क्यूज़ वगैरह बोला क्या? ये तो नॉर्मली तो हम पढ़ ही लेंगे। ये तो भाई न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन पूछ ली तो हम 9वां में पढ़े थे, 10वां में पढ़े थे। और सेट बनाना शुरू किया। थोड़ा-सा कठिनाई आया, लेकिन एग्ज़ाम क्या होगा? वो समझ करके निकाल लिया। हम लोग भी जब तैयारी करने निकले थे, तो हम लोग का भी यही था। हम लोग गाँव से निकले थे भैंस चराते हुए। अब सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से मिलना, है ना? हम लोग डर में शुरू तो एग्ज़ाम ही नहीं निकलता था। लेकिन फिर धीरे देखे कि सब मज़ाक बनने लगे। अंग्रेजी वाला भी आज आजकल अंग्रेजी से भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम लोग सीपीओ वगैरह भी दिए थे, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर हुआ कि भई अंग्रेजी वाला कोई फॉर्म ही नहीं भरता था। हम गए तो देखिए इसमें ग्रामर पूछ रहा है, बोले कि तो ग्रामर तो हम 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, ले आए, भरे, हो गया। वही मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट में जो अफ़वाह है ना, उसमें आधा क्या होता है, झूठा होता है। आपको अफ़वाह पर ध्यान नहीं देना है, एक्चुअल पाना है। अब समझिए कि आपको डिमांड पता चल गया। डिमांड पता चल गया, सब चीज़ हो गया। अब जाना है क्योंकि बिहार डिसाइड कर लिया बिहार को तैयारी करना है। अब करना कैसे है? दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने का कई रास्ता, यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली जाने का कई रास्ता, यहाँ पर एक क्या है कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ से क्या है, बैलगाड़ी से जा सकते हैं, बैलगाड़ी से या क्या है आप पैदले जा सकते हैं, या क्या है आपको ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या तो क्या आप हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कौन रास्ता हमको पकड़ना है। समझदारी तो यही ना होगा कि ट्रेन सस्ता सुविस्ता होता है, जल्दी पहुँच जाएँगे। पैदले भी जा सकते हैं, लेकिन लगेगा कितना? 5 महीने लगेगा। हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, लेकिन उतना औकाते नहीं है। तो वही क्या करना है, हमको डिसाइड करना है कि हम क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करना है, तो क्या सेल्फ स्टडीज़ हो सकता है? भाई सेल्फ स्टडी हो सकता है। तो सेल्फ स्टडी करेंगे, तो भाई करेंगे अपने से पढ़ेगा कुछ ही, जानकारी कुछ होगा तो इसका मतलब किसी मेंटर से जुड़ना पड़ेगा।
कौन सर से जुड़े में बेहतर होगा? यूट्यूब आजकल वीडियो देखेंगे, फलाना-फलाना सर पढ़ा रहे दम दरोगा के। अब जिनके से कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक ना? उनसे पढ़ना शुरू कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना खाली मतलब अपना मेंटर सेलेक्ट करने करते वक़्त कि आजकल एजुकेशन में क्या हो गया है, कि आपका एजुकेशन है, ठीक ना? अब एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन कमते जा रहा है और क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, बढ़ते जा रहा है। एंटरटेनमेंट क्या है, आपको बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? समान तौर पे होता है कि 1 घंटा क्लास चल रहा है, तो 1 घंटा की क्लास बच्चा को बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बीच-बीच में पढ़ाई से रिलेटेड ही उसमें ऐसा चीज़ बोला जाता है कि बच्चा थोड़ा हँसते रहे, खेलते रहे, ताकि बच्चा को भी पढ़ने में समस्या ना हो और उसके दिमाग में चीज़ों को आसानी से डाला जा सके। तो मतलब कि अगर 1 घंटा का लेक्चर हो रहा है, तो 1 घंटा के लेक्चर में हर 15 मिनट में थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। इसकी अब समस्या क्या हो गया, मतलब 1 घंटा के लेक्चर में अगर बोल सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट के आस-पास हँसी-मज़ाक हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। देखिए अब दिक्कत क्या है, 1 घंटा क्लास में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि आपको 30 मिनट 45 मिनट के आस-पास क्या है हँसी-मज़ाक चल रहा है। अब 15 मिनट के आस-पास क्या हो रहा है पढ़ाई हो रहा है। तो ऐसा जहाँ हो रहा है, वहाँ से क्या करना है आपको सतर्क रहना है। शुरुआती में बच्चा को यही मज़ा आता है कि बाप रे! मतलब बड़ी मज़ा आई थी क्या मैं मियाज एकदम खुश हो जाएगी। तो मियाज खुश होना और एग्ज़ाम निकलना, दोनों में ज़मीन-आसमान के अंतर है। खाली मज़ा से एग्ज़ाम बाबू नहीं निकलता है, इसको क्या करना है आपको ध्यान रखना है और नहीं ध्यान रखिएगा बाबू, तो बाद में क्या होइएगा, पछताइएगा, बड़ी पछताओगे, इस सब के फेर में रहोगे, ठीक है ना? आइए, तो मतलब क्या है कि एजुकेशन रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट थोड़ा होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपना मेंटर सेलेक्ट करते वक़्त और एक और चीज़ बताते हैं बाबू दोस्त देखिए, अगर इतना ही आसान होता, तो सब कोई कर लेता। मतलब कि इतना ही आसान होता तो सब कोई कर टफ नहीं है, प्रक्रिया टफ है। प्रक्रिया क्या है? है। समझ में ना? और प्रक्रिया सब गुज़रना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी क्या है? एक तपस्या है। और तपस्या में क्या है आप सोचिए गर्लफ्रेंडों से घुलट-घुलट के बतिया ले, बॉयफ्रेंडों से घुलट-घुलट के बतिया ले, ई तो ना ताई घूम ले, है ना? सब जगह मस्ती भी कर ले, सबसे मिलित भी रहे, जुलित भी रहे और एग्ज़ाम भी निकल जाए, तो ये बाबू क्या होगा होने वाला चीज़ ना है, ठीक ना? तो अगर जब एग्ज़ाम तैयारी करने आ ही गए हैं ना, एकदम जी-जान से लगी है और नहीं तो और बहुत दिक्कत होगा, बहुत क्या होगा? दिक्कत होगा। मान लीजिए 10 साल अपना समय बहुत हमारे से देखते हैं कि हमसे ज़्यादा उम्र-उम्र के भाई-बहन हमारे यहाँ तैयारी करने आते हैं या अलग-अलग कोचिंग वगैरह में देखते हैं, तो बड़ा दुःख होता है। सही समय पर नहीं जगे और यही कारण है क्या है कि वो पछता रहे हैं। इसीलिए क्या है कि आपको अभी से क्या करना है? जगना है। अभी से क्या करना है? जगना है, ठीक है ना? और अगर जग करके तैयारी करते हैं ना, तो बाबू 1 साल से ज़्यादा की तैयारी नहीं है, ठीक है ना? आइए, अब देखिए क्या है ये सब समझ में आ गया कैसे तैयारी करना है, कैसे मेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? और क्या है कि जब तैयारी कीजिएगा तो क्या-क्या करना होता है? कुछ समझाते हैं यहाँ पर तैयारी करने क्या-क्या करना होता है देखिए पहले। पहले तो क्या है कि यहाँ पर आपको कांसेप्ट बनना होता है, कांसेप्ट बनना होता है। कांसेप्ट मतलब क्या है कि हम लेक्चर सुनेंगे, क्या करेंगे? लेक्चर सुनेंगे। लेक्चर सुनने से क्या होता है? एक बनता है कहानी, एक क्या होता है आपको बनता है बाबू? कहानी। 1 मिनट रुकिएगा हाँ। लेक्चर सुनने से क्या होता है? एक बनता है कहानी और कहानी देखते हैं बच्चा में जो आप कहानी सुने होंगे, वो अभी तक याद होगा। कोई ननवितना वाला कहानी सुनेंगे हम लोग सुने थे अभी तक क्या है? याद है। या बच्चा में देखते होंगे अलग-अलग कहानी कभी को तो था और सुनाया जाता था। हालाँकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो लोग नहीं मतलब दादी या दादा नहीं कहानी सुनाते हैं, लेकिन हम लोग सुने हैं, अभी तक याद है कहानी। तो मतलब कि एक कांसेप्ट पढ़ना, कांसेप्ट क्या है? एक कहानी, क्या है आपको कहानी है, कहानी। कहानी में क्या होता है? पात्र होता है, बीरबल है, अकबर सुने हैं ना? ऐसे क्या है कहानी में क्या होता है? पात्र होता है। तो पात्र समझिए कि आपका फैक्ट है, क्या हो गया? फैक्ट हो गया। कहानी से क्या है, कुछ फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन कुछ फैक्ट क्या होगा, आपको कई बार देखना होगा, कई बार क्या होता है, रटना होता है। कांसेप्ट बनाइएगा, वो लेक्चर देखना, क्या करना है, वीडियो क्या करना है, देखना है। तो जब वीडियो देखिएगा ना, तो एक दिमाग में कहानी छप गया। उसके बाद क्या करना है अपना नोट्स पढ़ना, क्या करना है आपको? नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने से क्या होगा, कुछ तो फैक्ट कहानी सुनते वक़्त याद हो गया होगा और कुछ फैक्ट्स को क्या होता है, कई बार पढ़ना होता है, तो क्या होता है, याद होता है। कांसेप्ट बन गया, नोट्स पढ़ने के बाद क्या हो गया, फैक्ट्स आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसी में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है, क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा, वीडियो देखा, टेक्स्ट पढ़ा, तो आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आया या कितना नहीं आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाइएगा, तो इससे क्या होगा, अपना मजबूत पथ पता चलेगा कि क्या-क्या आपको मजबूत पक्ष है और क्या-क्या कमी रह गया, क्या-क्या कमी रह गया और जहाँ कमी रहेगा, कोई क्वेश्चन पूछा, पढ़ ले हैं लेकिन नहीं बन रहा, तो दोबारा क्या करेंगे, नोट्स में क्या करेंगे जाकर के देखेंगे, ठीक है ना? इस तरह से क्या करना है, चीज़ों को करना है, तब बोल सकते हैं कि आपका तैयारी होगा। यही तो हो गया क्यों चीज़ कि पहले कोई भी क्या कोई भी टॉपिक जैसे मान लेते हैं क्या है कि हम आज पढ़ाएँगे भूमि सुधार, तो मान लेते हैं क्या क्या पढ़ा क्या? भूमि सुधार।
तो भूमि सुधार पढ़ लिए। उसके बाद क्या है, लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, फैक्ट क्या करना है, याद करना है। और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक चैप्टर को ऐसे क्या करना है, बनाते हुए जानना है। भाई होता जाएगा, टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि जब 50% के आसपास सारा विषय का हमारा तैयारी हो गया, फिर क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट पाना है। ये मत सोचिए कि भाई एकदम 80% तैयारी हो जाएगा तब फुल लेंथ टेस्ट पाएंगे, नहीं। 50% के आसपास अगर सब सब्जेक्ट पर पकड़ हो गया है, अब क्या करना है, फुल एंड टेस्ट पे आना है। लेकिन उससे पहले क्या है, आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाकर के होगा। कई बच्चा ऐसा भी करता है, एक ही टॉपिक के 10 जगह लेक्चर देख रहा है, 1857 क्रांति के 10 जगह लेक्चर देख रहा है, और एकाधे फैक्ट है होने होगा ना जी। ये कभी गलती नहीं करना है। एक ही चीज के लिए 10 को मेंटर का वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, गलती होता है। पहले ही डिसाइड कर लेना है, पहले ही क्या करना है, आपको डिसाइड कर लेना है क्या क्या। देखिए, पहले डिसाइड करना है आपको क्या, बुक। पहले सबसे पहले तो क्या है कि आपको पहले तो कि कौन एग्जाम की हमको तैयारी करना है, पहला चीज ये। एग्जाम जब डिसाइड कर लिए, तो उससे संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है तो फॉर्म मत भरिएगा। समझ समझ में आ रहा ना, मतलब संबंधित एग्जाम का सिलेबस है, ऊपर कुछ दिन तैयारी कीजिएगा तो समझ में आ जाता है, फॉर्म भरना है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है तो फॉर्म आपको नहीं भरना है, इसे ध्यान रखना है। पहले तो एग्जाम डिसाइड कर लिया। एग्जाम के बाद क्या करना है, आपको मेंटर डिसाइड करना है कि किस मेंटर से हम जुड़ेंगे, हमसे जुड़ना है, किसी और से जुड़ना है ना। और जब जुड़ गए, है ना, तो फिर क्या करना है, अपना मटेरियल तय करना। मटेरियल, मटेरियल कौन सा मटेरियल क्या करना, आपको पढ़ना है, मटेरियल तय कर लेना है। यही बुक मटेरियल मतलब क्या हो गया, आपका बुक हो गया। ये सब क्या करना, आपको डिसाइड करना है कौन बुक आपको पढ़ना है, कौन नोट्स आपको पढ़ना है, ठीक ना। और उसके बाद फिर क्या करना है, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, फिर क्या, अपने मेंटर के ऊपर, मेंटर के ऊपर, और अपने मटेरियल के ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है। ये एग्जाम निकालने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आप जिनसे मेंटरशिप ले रहे हैं उन पर भरोसा कीजिए, और जो मटेरियल आप लिए हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर क्या करना है, भरोसा करना है। एग्जाम निकालने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो होता, हम एक चीज देखे हैं कि समान तौर पर क्या होता है कि बच्चा में कमी क्या होता है कि शुरुआती में क्या है, कुछ पढ़ना शुरू किया, अब ये पढ़ रहा है, कुछ दिन के बाद कुछ और पढ़ना शुरू किया, और ऐसे करते उसका बुक क्या होता, बढ़ते गया। और जैसे एग्जाम का 10 दिन पहले आया, तो कोई ई बैच ले रहा है, तो कोई ऊ बैच ले रहा है, तो कोई ऊ बैच ले रहा है ना, कि 10 दिन में मोस्ट इंपोर्टेंट ये पढ़ लो, तो 10 दिन में एकदम 5,000 के एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, 1,000 वीवीआई क्वेश्चन है। और इसी करते करते क्या होगा, मटेरियल क्या है, बढ़ते जा रहा है। अब बोलिए, जैसे जैसे मटेरियल बढ़ते जाएगा एग्जाम के समय में, किसी को आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, नीचे चल जाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा, ये बुक नहीं पढ़े गए हैं, इसने यही सब कुछ दिया था। तो होना क्या चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, कि अपना बुक लिस्ट, कि पहले ही हो सकता है कि हम देखें क्या, कि चलो ई बुक पढ़ रहे हैं, अच्छा ये बुक है वो बुक दोनों में सेम है, हम दोनों बुक काहे पढ़ेंगे, मतलब समझिए कि पहले क्या एहू पढ़ रहे थे, रुक जाइए, तो एहू पढ़ रहे थे, एहू पढ़ रहे थे, एहू पढ़ रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई एहू बुकवा में तो वही बात है, तो तीनों हम काहे पढ़े, इससे मतलब क्या है कि हम एक एक बुक ले लेते हैं, ये दोनों खत्म कर दिए, ये ले लिए, ठीक ना। ऐसे आप कई सारे मेंटर लेते, इनसे भी पढ़ रहे थे, इनसे भी सबसे पढ़ रहे थे। लेकिन बाद में समझ में आया, नियम नहीं तो अंतर, 1857 का अंत सब तो वही ना पढ़ेगा बाबू, एक आध दो फैक्ट हो सकता है कि अंतर हो जाए, एक आध फैक्ट का वो रिजल्ट पर प्रभाव आपको नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक ना। तो मतलब क्या है, मेंटर भी सेलेक्ट कर ली उसी तरह से, बुक भी, ये भी हो गया। अब इसी बुक को क्या है, कई बार पढ़े हैं, उसको पेज बाय पेज पता हो गया कि भाई बुकवा में यहाँ ये चीज दिया गया है, यहाँ ये चीज दिया गया है ना। एकदम पूरा के पूरा, एकदम जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा, एकदम पेज बाय पेज दिखाई दे रहा है, इतना एकदम पढ़ के एकदम रट लिए है ना, इतना रिवीजन किया। अब समझिए आपका मटेरियल क्या हुआ, कम थे क्या, और इसी से क्या क्या कर रहा है, बार बार पढ़ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कहाँ हो जाएगा जी, बाप रे बाप, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। और यही क्या होता है, जब बुक लिस्ट होता है, धीरे धीरे कमते जाएगा एग्जाम के समय ना, वही होगा। और एग्जाम के बाद 20 दिन 25 दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है, ये बच्चा सबसे बड़ा गलती करता है ना। और देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, कि 100 बच्चा अगर है, तो इसमें 90 को नहीं पढ़ने वाला है, और 10 को पढ़ने वाला है, यही इसमें यही रिजल्ट देता है। लेकिन आप समझिए क्या है कि पैसा तो यहाँ से आएगा, तो इसलिए क्या होता है कि जो भी, मतलब बोल सकते हैं इस फील्ड में है, सभी क्या करते हैं, इस बच्चा को टारगेट करने के लिए क्या है, कोई अलग अलग तरह की चीज उनको दिया जाता है एग्जाम के पहले, ताकि बच्चा को क्या हो, फसल रहे। ये बच्चा के लिए नहीं है, ये बच्चा के लिए नहीं है, ये बच्चा के लिए आपको नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको इस बच्चा में आना है, इस बच्चे में आपको नहीं आना, ठीक ना। मतलब ये सब गलती करता है कि 90 लोग बच्चा कर रहा है वही कर रहा है, वो करना नहीं बाबू। एग्जाम निकलना एकदम सिंपल प्रक्रिया है। चैप्टर वाइज कंसेप्ट बनाइए, उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, फुल एंड टेस्ट बजाना है, और फिर बार बार अपना मटेरियल क्या करना है, रिवाइज करना। बस सिलेक्शन क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। बहुत टफ टास्क ही नहीं है, ठीक ना। टफ क्या होता है, सबके फेर में लगल है, इसी में क्या होता है काम बाबू, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक ना। आइए, तो अब क्या है कि यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ हमने जो बताया कि जो बैच आपको पढ़ा रहे हैं, बिहार दुर्गा न्यू बैच, इसका हमने नाम दिया है 360 ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि
बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसमें चीज़ों को आपको कराया जाएगा। इसमें इतना चीज़ करा दिया जाएगा कि आपको कुछ भी अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चाहे कंसेप्ट हो, लेक्चर हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो, पीवाईक्यूज लेक्चर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सारा का सारा चीज़ क्या होगा इसमें आपको करवाया जाएगा ए टू जेड। और इसमें क्या है कि मेरिट लिस्ट तक क्या होगा आपको 7 होगा। जब तक आपका मेरिट नहीं बन जाता है तब तक 7 होगा। जिनका ग्रेजुएशन हो गया होगा, है ना? वो तो दरोगा के अगला बार दरोगा बन ही जाइएगा। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन नहीं होगा, उसका नहीं हुआ होगा और उसके पहले छोटा-मोटा एग्ज़ाम दीजिएगा, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, है ना? कुछ भी एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उस सब में भी क्या होगा आपको बन जाएगा, क्योंकि जीके, जीएस बाबू अलग नहीं होता है, सबका सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग होता है। ये यहाँ जो पढ़ा दिया जाएगा, यूपीएससी लेवल तक एग्ज़ाम को आराम से आप निकालिएगा। हमारे यहाँ पीवाईक्यूज खाली पढ़-पढ़ के लड़कन क्या है बीपीएससी एग्ज़ाम निकाला है। और यहाँ तो पूरा बोल सकते हैं इसमें सारा चीज़ क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कहाँ से प्रश्न पूछेगा वो? अभी पढ़ाएँगे तो समझ में आएगा कैसे पढ़ाते हैं, है ना? आइए, ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या है, 360 ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए दिया गया है कि बिल्कुल आपके बोल सकते हैं स्टूडेंट लाइफ़ को क्या करेगा, एक ट्रांसफॉर्म कर देगा। बिल्कुल, आपको अभी लगता होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब ये पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं हम कर सकते हैं और आप कर भी लीजिएगा। ठीक है ना? आइए, अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें किस तरह से पढ़ाया जाएगा? तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। अगर पहले से आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, फिर भी आपको क्या है, बिल्कुल हम बेसिक शुरू करेंगे कि एक बच्चा जो है जिसका आप बोल सकते हैं समझने की क्षमता बिल्कुल कम है, क्योंकि हर बच्चा का समझने की क्षमता अलग-अलग होता है। उनको भी चीज़ों को क्या हो, समझ में आ सके। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक, ठीक है ना? मतलब छोटा-मोटा बुक जो रहता है उससे भी, और जो एडवांस लेवल का बुक होता है, सबको कवर करते हुए हम चलेंगे। इसमें एनसीईआरटी भी क्या करेंगे, हम शामिल कर लेंगे। आपको अलग से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना? आइए, फिर क्या है कि पीवाईक्यूज में जो भी बदलाव हो रहा है, पिछले साल में पूछे गए प्रश्न में, सारा चीज़ क्या करेंगे आपको शामिल कर लेंगे। पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी आपको हम लेकर के सामने आएँगे, और साथ ही क्या है कि एमसीक्यूज भी क्या है पर्याप्त संख्या में क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएँगे और टेस्ट भी क्या करेंगे, करवाते चलेंगे, ताकि क्या कोई दिक्कत ना हो, ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप हो जाए। बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, सब सुनते होंगे कि अंदर से कॉन्फिडेंस लेके आओ, कॉन्फिडेंस पैदा करो। कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता है कि गए के बोले कि 2 किलो कॉन्फिडेंस लावा हो, हम अभी बिहार दौरा का एग्ज़ाम निकाल लगे, नहीं। आप एक टारगेट लेते हैं, चैप्टर लेते हैं, चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, कहानी समझ में आता है, उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही करते-करते डेली जब करते जाते हैं, अपने आप आपको लगता है कि भाई तो कुछ है ही नहीं है। इसी को बोलते हैं कि अपना अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। और जब ये हर एक विषय में हो जाएगा, फिर तो गर्दन मचा देना है एकदम, है ना? आइए, और क्या है, वही कांसेप्ट भी आपको बताते चलेंगे, कोई चीज़ का है तो, है ना? और एक एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया, उससे संबंधित जो भी फैक्ट होगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। फैक्ट्स भी आपको समझाया जाएगा, है ना? कुछ फैक्ट्स आपको रटना भी पड़ता है, और फिर क्या है कि आपको नोट्स भी देखिए, कॉन्सेप्ट बना देंगे वीडियो बना करके, मतलब लेक्चर समझा देंगे तो कॉन्सेप्ट बन गया, है ना? कॉन्सेप्ट जब बन गया तो आपको फैक्ट्स याद करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, नोट्स आपको मिलेगा। और साथ ही क्या है कि हम प्रत्येक लेक्चर में अंतिम में नोट्स पढ़ देंगे, खुद से पढ़ देंगे, ताकि जब नोट्स आप पढ़िए तो आपको दिक्कत ना हो, 5 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। आइए, पीवाई क्विज़ भी आपको सॉल्व कराएँगे, आपको एमसी क्विज़ भी सॉल्व आपको करवाएँगे। मतलब आपको इतना चीज़ कर दिया जाएगा, आपको भटकने के कहीं और आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है? अब रहा फीस इसका कितना रहेगा? इतना जो बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि बेसिक लेवल से क्या है, आपको बिहार दरोगा के बहुत अपर लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मतलब बोल सकते हैं बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निकलेगा। हालाँकि हमारा टारगेट रहेगा बिहार दरोगा, लेकिन जब पढ़ाएँगे तो आपको समझ में आएगा, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें लिया जाता है। ठीक है? चलिए, अब है बीपीएससी एग्जाम लेवल तक आपको, प्री एग्जाम लेवल तक, मतलब बीपीएससी में क्या है मेंस का तैयारी यहाँ पर नहीं होगा, प्री लेवल तक आपको हो जाएगा। और बिहार होगा प्री मेंस, इंटर प्री मेंस की बात करते हैं, फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। बिहार पुलिस देते हैं या और भी एग्जाम देते हैं जीके जहाँ होता है, कोई दिक्कत ना होगा। इसमें क्या है कि बिहार दरोगा में आपको मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है। बिहार दरोगा का मैथ रीजनिंग भी इसमें क्या करेंगे, आप शामिल कर लेंगे, मतलब जो भी जरूरी है सब शामिल कर लेंगे। अब रहा फी कितना रहेगा, तो समान तौर पे क्या होता है जब रखा जाता है, बच्चा क्या होता है कि देखा गया है कि हर एक जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, बोलता है सर फलना के ऑफर दे दीजिए। कोई बोलता है दीपावली ऑफर दीजिए, तो कोई बोल देता है कि भाई ये ऑफर दीजिए, फलना सर दे रहे हैं, चिलना सर दे रहे हैं। तो लेकिन एकदम परेशान कर रहता है कि ये ऑफर 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 चाहिए, है ना? अब जानते हैं इससे दिक्कत क्या होता है? लगता है कि हम पढ़ा नहीं रहे, सब्जी बेच रहे हैं। तो भाई दीपावली है तो दीपावली में 50% ऑफ, है ना? रिपब्लिक डे है तो एकरा में 50% ऑफ, एकरा में 50% ऑफ। इसे जानते हैं बड़ा अजीब टाइप का लगता है, ठीक है? इसीलिए क्या है कि हमने इस बार डिसाइड क्या किया है, जितना मिनिमम हो सकता है, जितना मिनिमम हो सकता है, उतना हम क्या करेंगे, कर देंगे, ताकि बाद में आपको ये मतलब कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, कहने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े, है ना? बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम हो सकता है, वो आपको कर देंगे। और इस डिसाइड करते हुए फाइनली हमने निर्णय ये लिया है, आप लोग बताइए कितना आपको लग रहा है कर दें, बताइए? वैसे तो हम डिसाइड कर ही लिए हैं, डेमो कितना दिन होगा बता देते हैं बाबू?
पहले की अपेक्षा क्लास में इस बार बदलाव होगा बाबू, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज कर रहा है तो कुछ बदलाव होगा। 999, 899, 799। आप सुनिए, आप लोग जितना सोच रहे हैं ना, उससे भी क्या हम एकदम बिल्कुल कम सोचे हुए हैं। कि बाद में कोई ये लेकर ना बोले कि भाई पैसा ना था, हम पढ़े नहीं। बाद में कोई लेकर ना बोलते कि सर का कोर्स महंगा था, को सर जी ऑफर नहीं देते हैं। ये सब बोले कि आपको कुछ जरूरतें ना पड़े, ठीक ना। इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या है, एकदम मिनिमम से मिनिमम कर दिए। और मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है बाबू, क्योंकि आपको लंबा कोर्स भी चलेगा, तो मिनिमम कर दिए कितना, 499। इसमें कोई ऑफर नहीं कभी आएगा, है ना, क्योंकि इससे कम हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कर दिए हैं। अब क्या है कि आप इससे जुड़िए, जुड़ के क्या कीजिए, फायदा उठाइए, बहानेबाजी मत कीजिए कि पैसा ज्यादा रहता है इस कारण से नहीं लिए। अब क्या कीजिए, फायदा उठाइए, ठीक है ना। चलिए आइए, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको क्या है, कहाँ मिलेगा, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर। कहाँ, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर ऑनलाइन फी बताए हैं, ठीक ना। और द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी कुछ डेमो वाला डाल देंगे, तो वहां से भी क्या कीजिएगा, अपना यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, द सिलेक्शन रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। द सिलेक्शन रूट टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा डेमो वाला, ठीक है ना। और क्या है कि नंबर है 8877573035, ठीक है ना। जो क्या है कि आप यहाँ पर हेल्पलाइन है, आप बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमसे बात करना होगा, कॉल करके क्या है, आप टाइम ले लीजिएगा, टाइम मिल जाता है, बहुत सारा बच्चा होते हैं, हजारों की संख्या में बच्चा होते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा, उस टाइम पर क्या है बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पाते हैं, ये आपको एप्लीकेशन है, ये आपको इस तरह से रहेगा, यहाँ पर इस तरह क्या है, आपको लोगो रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या है कि हम अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करेंगे, तो देखिए क्लास दो तरह से शुरू किया जा सकता है। पहले तो क्या है, समझा देते हैं। हाँ बाबू, नोट्स वगैरह सारा अपडेट होगा। देखिए जब भी क्लास होता है, सारा सारा क्या होता है बाबू, गौरव जी अपडेट होगा, सारा का सारा अपडेट होगा। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर समझना क्या है कि चीजों को पढ़ाएंगे किसे, या पढ़ाया कैसे जा सकता है। एक तरीका क्या है कि पहले क्वेश्चन दिखा दें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद क्या करें, यहाँ पर थ्योरी पाए, ठीक है ना। उसमें बच्चा जो नया होता है उनको थोड़ा समस्या होता है। इस कारण से क्या हम डिसाइड किए हैं कि इस बार क्या करते हैं कि पहले कंसेप्ट समझाएंगे, कहानी। कहानी 10 मिनट के अंदर में क्या करेंगे, एक मोटा मोटा क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक ना। तो कहानी समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि आपको फैक्ट के साथ चलेंगे, जो फैक्चुअल चीज याद करना होगा, नोट सामने रहेगा, उसमें जो समझाना होगा समझाएंगे, जो रटना होगा क्या करेंगे, रट पाएंगे। और उसके बाद क्या है कि बिहार दुर्गा में जितना प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न क्या करेंगे, आपको सोल्व करेंगे। बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है, उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सारा चीज यहाँ पर है, देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सारा चीज आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से अरेंज किया गया है। बिहार दरोगा में देखिए इस टॉपिक से जितना प्रश्न पूछा गया है, एक जगह है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई देगा, बीपीएससी में जितना पीवाईक्यू पूछा गया है, एक जगह है। इतना ही नहीं, जो अन्य एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, अन्य एग्जाम में जो पीवाईक्यू यूपीएससी का भी प्रश्न यहाँ पर क्या किए हैं, लिए हैं, और इसको हमको तैयारी करना होगा। कनमनाइएगा नहीं कि भाई टफ है, ये आपको करना ही होगा, तब एग्जाम बाबू निकलेगा, ना तो मजा मरना है, तो एग्जाम दोस्त आपको नहीं मिलेगा। एसएससी एमटीएस का भी प्रश्न पूछा गया। और आप ये देखिएगा, जानते हैं क्या कि एक ही क्वेश्चन, जानते हैं क्या है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन के साथ क्या है, अलग अलग एग्जाम में भी क्या आपको पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, उसके बाद क्या है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, खुद से बनाए हैं, जो क्या है आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल देखिए है 25 क्वेश्चन देखा गया है, क्या 25 क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू से। रुकिए बाबू, हाँ एक मिनट, जो हम अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इससे क्या है दोस्त, रुक जाइएगा। इस टॉपिक से क्या है, आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में भूमि सुधार जो अंग्रेज ने किया था उससे। लेकिन हम क्या किए हैं कि आपको 60 क्वेश्चन और अपने से बनाए हैं, कुछ स्टेटमेंट वाला भी बनाया है, कुछ आपको मिलाने वाला भी बनाए हैं। तो टोटल 85 क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको करेंगे, इतना करवा देंगे कि आपको कुछ और करके आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सब तरह क्वेश्चन है बाबू, बस सुन लीजिए एकदम मजा से, है ना। आपको कुछ दिक्कते नहीं होगा बाबू, एकदम कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्त। आइए, तो समझिए क्या हम यहाँ जो टॉपिक लिए हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा भूमि सुधार। यहाँ पर एक तो भूमि सुधार बात आया कि भूमि सुधार क्या होता है, एक होता है अंग्रेज कौन होता है। तो भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग को अमेरिकी बोलते हैं,
ऐसे ही ब्रिटेन में रहने वाले लोग को अंग्रेज बोलते हैं। उसी का नाम ब्रिटेन है, उसी का नाम इंग्लैंड है, उसी का नाम यूनाइटेड किंगडम है। मतलब भारत का ही नाम है ना, भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। तो उसी क्या है कि एक ही देश का नाम क्या है, या तो बोलेंगे क्या उसका, ब्रिटेन बोल देंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ये भूगोल में बता देंगे, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन होगा, या तो क्या होगा, इंग्लैंड होगा, या तो बोलेंगे क्या, यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, या यूके बोलेंगे। सबका मतलब एक ही है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, कई बार हम ब्रिटेन बोल देंगे, कई बार इंग्लैंड बोल देंगे, कई बार यूनाइटेड किंगडम बोल देंगे। तो सबका अर्थ क्या समझना, एक ही समझना। और यहाँ के निवासी को, इंग्लैंड के निवासी है, तो इसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। इसी को कई बोल देगा ब्रिटिश, क्या बोलेगा, ब्रिटिश, क्या बोलेगा, ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश बोला गया, तो चाहे हम अंग्रेज बोले और चाहे हम बोले ब्रिटिश, दोनों का मतलब क्या होगा, एक होगा। अब बात करते हैं भाई, ये है देश कहाँ। तो ये देखिए क्या है, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें क्या है कि ये यहाँ तक क्या है, एशिया महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और ये क्या अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये क्या आपको दक्षिणी अमेरिका है। तो सारा पर फोकस नहीं करना, भूगोल जब बताएंगे तो सारा चीज के बारे में विस्तृत बताएंगे। यहाँ पर जो बता रहे हैं वो समझिए कि हमको क्या समझना, अभी यहाँ पर समझना, यहाँ वाला ये यूरोप है, ठीक ना, और ये एशिया है। और समझिए कि यूरोप में यहाँ पर, ये थोड़ा यहाँ समझिएगा, छोटा जो दिखाई देगा, यही क्या है, इंग्लैंड है, यही देश क्या आपको, इंग्लैंड है। और ये क्या है आपको, भारत, ये क्या आपको, भारत है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कुछ लोग क्या हुआ कि यहाँ इंग्लैंड से क्या हुआ कि भारत में क्या आया, व्यापार करने के लिए आया, व्यापार करने के लिए, व्यापार कर करके पूरा पैसा कमा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, वो भारत का किया, जीत लिया, भारत के एरिया पर क्या किया, कब्जा कर लिया। पहले आय का सोर्स क्या था, जमीन, जमीन पर कब्जा कर लिया, तब बल्ले बल्ले हो गया। भारत के जमीन पर क्या किया, कब्जा कर लिया। अब चूंकि भारत के जमीन पर कब्जा कर लिया, देखिए इसी से जो क्या करते हैं, मानचित्र में क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ये हो गया हमारा, क्या ये हो गया, ये भारत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। अच्छा, भारत पर जो कब्जा किया है, इंग्लैंड के सरकार कब्जा नहीं किया है। जैसे इंडिया में जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, ये गया कोई देश में, और देश कब्जा कर लिया। तो सेम चीज क्या हुआ कि इंग्लैंड से एक कंपनी निकला, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, रुक जाइए इसको बदलते, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी का किया, भारत का किया, कब्जा करने का प्रयास किया। और देखिए ये भारत है, भारत में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको बोला गया बंगाल। क्या बोला गया, बंगाल बोला गया। 3 प्रांत आपको ध्यान रखना है। ये पूरा दक्षिण भारत के एरिया को बोला गया मद्रास। क्या बोला गया आपको, मद्रास बोला गया। और ये पूरा एरिया को बोला गया बॉम्बे। क्या बोला गया आपको, बॉम्बे प्रांत बोला गया। बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। क्या समझ में आया, ये एरिया को बोला गया बंगाल बोला गया। बंगाल मतलब क्या हो गया कि आपको, हाँ, बंगाल में बंगाल भी आता था, बंगाल में बिहार भी आता था, इसमें क्या आपको उड़ीसा भी आता था। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये एरिया में था। ये एरिया में क्या था, मद्रास था। और ये क्या था, बॉम्बे। तीन क्या था, प्रमुख क्या था आपको, प्रांत। क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे जो अमीर प्रांत था, सबसे धनिक प्रांत था, सबसे ज्यादा पैसा वाला प्रांत था, वो कौन था आपको, ये बंगाल प्रांत। तो अगर इंग्लैंड वाला क्या है, यहाँ पे कब्जा कर ले, तो तुम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर कब्जा करने के लिए अलग अलग तरह का क्या षड्यंत्र किया। और एक चीज समझना क्या है कि अलग अलग जो प्रांत थे ना, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि पूरे भारत का एक राजा था, और राजा क्या था, मुगल वंश का था। तो पूरे भारत का एक राजा था। जैसे अभी समझे ना कि भारत का राजा कौन है, समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन अलग अलग राज्य में भी वो मुख्यमंत्री होता है ना। लेकिन सब क्या है कि उनके अंदर में आते हैं, उनके अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर में आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर में आते हैं अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री। सही समझना क्या है कि पूरे भारत का एक राजा था। वो राजा क्या, कौन वंश का था, मुगल वंश के, मुगल वंश का था। लेकिन मुगल क्या था, शुरू में तो बहुत मजबूत था। औरंगजेब जब तक शासन में था, वो मजबूत था। लेकिन हुआ क्या कि 1707 में औरंगजेब का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। मुगल वंश का राजा था औरंगजेब, एक क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये जब था, सब राज को अपने अंदर उसको पकड़ कर रख लेता, कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद कहानी में बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया, तो बदलाव यह आया कि अब क्या है कि जो राजा है, ये जो मुगल राजा है, ये पड़ गया कमजोर। और ये जो प्रांत है, यही सब क्या हो गया, आपको ज्यादा मजबूत हो गया। तो नाम मात्र ये कौन है कि भाई मुगल क्या है, यहाँ के राजा है। लेकिन असली काम क्या है, सभी कर रहा है। सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, धनी कौन हो गया, ये बंगाल बन गया। और जब अंग्रेज आया, तो जब तक औरंगजेब था, भारत से सिर्फ व्यापार करता था। लेकिन व्यापार जब करेगा तो भारत सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसको लगता था कि अगर हम भारत पे कब्जा कर ले तो मजा आ जाएगा, ठीक ना।
लेकिन औरंगजेब था तब तक हिम्मत इसका नहीं हुआ, एक आध बार किया भी तो मार के मुंह नाक फोड़ दिया, माफी मांग लिया कि भैया माफ कर दो। लेकिन अब कहानी में बदलाव हो रहा है। अब क्या हुआ, औरंगजेब मर चुका है, मुगल का जो राजा है जो दिल्ली में बैठता है वो कमजोर पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। और सबसे अमीर प्रांत कौन हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल को क्या किया अंग्रेज, जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, यह क्या किया, धोखा दिया। एकरा जितना था, बोल सकते हैं बंगाल का राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। देखिए जो जरूरी होगा बताएंगे, सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला का किया गया 1757 में एक झूठा मूठा लड़ाई किया गया, इसको बोलते हैं पलासी की लड़ाई। क्या बोलते हैं, पलासी की लड़ाई। क्योंकि पलासी की लड़ाई में हुआ, जैसे गांधी मैदान बोलते हैं ना जी कि हर जगह गांधी मैदान होता है, तो इसी पलासी की लड़ाई लड़ा गया। वही क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था, ये अपना सेनापति इसको धोखा दे दिया, वो अंग्रेज की तरफ चल गया, इस कारण से क्या हो गया, ये हार गया। लेकिन ये धोखा की लड़ाई था, ये धोखा की लड़ाई से अभी निर्णय नहीं हुआ है कि बंगाल पर राज कौन करेगा। अभी बंगाल के जो नवाब है या बंगाल का राजा है वही राज कर रहा है। लेकिन एक और लड़ाई किया गया, ये लड़ाई आपको याद करना, ये सब बाद में बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन ये सब काम अभी नहीं है। अगला जो लड़ाई हुआ इसको बोलते हैं बक्सर की लड़ाई। क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई कर रहा था, और एक तरफ क्या था, भारत का जितना महत्वपूर्ण शासक था, को महत्वपूर्ण शासक था, वो सब नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में बताएंगे, उसका क्या लड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपनी क्या हो गया, जीत गया। अब भारत के शासक क्या हो गए, हार गए। और भारत के जो शासक था उसमें क्या थे, तो बंगाल का क्या था, का बंगाल का शासक था, है ना, उसका नाम था मीर कासिम। क्या था, मीर कासिम। ये क्या था आपको, मीर कासिम था। मीर कासिम क्या था, बंगाल के आपको नवाब था। बंगाल के नवाब मतलब बंगाल के राजा। और पूरे भारत का राजा नाम मात्र के, कौन, आपको शाह आलम द्वितीय। कौन था आपको, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। याद कर लीजिएगा, क्या बोले समझिए। बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था जो इंग्लैंड का एक कंपनी था, और भारत के महत्वपूर्ण शासक थे, जिसमें दो महत्वपूर्ण शासक था, एक बंगाल के नवाब मीर कासिम, और पूरे भारत का सम्राट कहे जाने वाला, हालांकि उसके पास शक्ति नहीं था, लेकिन नाम मात्र कहा जाता था। इससे कैसे होता है, घर में तो पापा के पास शक्ति होता है, लेकिन दादा के नाम से शादी ब्याह कार्ड आता है, समधि मिलन करना होता तो वही जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर था, शाह आलम द्वितीय नाम मात्र का शासक था, इस युद्ध में हार गया। तो हार जाएगा तो संधि किसके साथ होगा, पापा के, दादा के नाम से ना कार्ड होता था जी, तो संधि क्या होगा, इसके साथ एक संधि किया जाएगा, संधि किया जाएगा। और संधि के तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का बोल सकते हैं गवर्नर बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। और व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या आपको, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, इसको और शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि हो गया। इस संधि में क्या बोला गया कि बंगाल से जितना पैसा आता है वो हम तस लेंगे। क्या करेंगे, वो कंपनी को तस लेने का अधिकार मिल गया, कंपनी को तस लेने का, इसी को बोलते हैं कि दीवानी अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपसे पूछेगा कि जो संधि हुआ इस संधि को क्या कहा गया, तो इस संधि को कहा गया इलाहाबाद की संधि। से मिटा देते हैं बाबू, इस संधि को कहा गया कि आपको इलाहाबाद की संधि। रुकिए बाबू, इस संधि को कहा गया, रुकिए, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कहा गया। तो पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ, तो किस युद्ध के बाद हुआ, बक्सर युद्ध के बाद हुआ, बक्सर का युद्ध के बाद हुआ। ये बक्सर युद्ध कब हुआ था, खाली याद कर लीजिएगा, 1764 में हुआ था, बाकी इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ। अब पूछेगा इलाहाबाद की संधि का डेट क्या था, तो डेट पूछेगा तो 12 अगस्त 1765, इस सेम डेट पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तब रटना पड़ेगा। बोलेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ, तो कब हुआ, आपको 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ। अब एक और प्रश्न पूछेगा कि संधि किसके बीच हुआ, इस संधि हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अंग्रेज रहेगा। और ऑप्शन में अंग्रेज नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव रहेगा। ये तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है। बोले क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, इलाहाबाद की संधि में कौन कौन था, तो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी था इलाहाबाद की संधि में, या तो अंग्रेज था, या तो रॉबर्ट क्लाइव था। और सामने किसके साथ हुआ, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह के बीच, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था, पूरे भारत का शासक था, नाम मात्र का। इसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ, तो 12 अगस्त 1765। फिर पूछेगा किसके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये नहीं रहेगा तो रहेगा रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। अब इस संधि के तहत निर्णय क्या हुआ, संधि के तहत निर्णय क्या हुआ कि जो बंगाल है
और बिहार है, उड़ीसा है, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से जो कर वसूलने का अधिकार है, ये मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब जहाँ यहाँ जमीन से जितना पैसा आएगा, पहले जमीनें था इनकम का सोर्स, उससे जितना पैसा आएगा कौन वसूलेगा? एक कंपनी वसूलेगा, ठीक है। अब कंपनी वसूलेगा, तब यहाँ पर समस्या क्या रहा है? समस्या ये रहा कि कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने का कोई उतना अनुभव नहीं है, साथ ही उसके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि समझिए बिहार में शराबबंदी लागू किया गया। बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए मद्य निषेध, अलग-अलग दरोगा के भर्ती हो रहा है, अलग-अलग फोर्स का भर्ती करना पड़ेगा, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार का खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही है? यह चाह रही है कि हम यहाँ से पैसा भी कमा लें और हमको यहाँ अपना खर्चा भी कुछ ना करना पड़े। क्योंकि पूरा यूरोप का जो देश था, अलग-अलग एरिया पे जाके कब्जा करने का सबके बीच होड़ मचल था। होड़ मचल है, तो वहाँ उसको समय नहीं है। बस क्या है कि उसको पैसा चाहिए बंदूक के लिए, है ना? उसको पैसा चाहिए और अलग एरिया में कब्जा करेगा तो वहाँ सेना के लिए पैसा चाहिए। भारत के मामला में उलझना नहीं चाहता था। अब क्या करेगा? वो दीवान 2 गो रख लेगा। दीवान कर वसूलने वाला अधिकारी को बोलते हैं, उसको कई जगह उप दीवान बोलेगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए और बिहार के लिए किस दीवान की नियुक्ति किया था? तो समझिए, अगर ऑप्शन में रहेगा बंगाल, क्या रहेगा आपको? बंगाल रहेगा। 1 मिनट 2 सेकंड, हाँ। अगर रहेगा बंगाल रहेगा और रहेगा बिहार रहेगा, बिहार रहेगा। तो बंगाल में उप दीवान बनाया गया, किनको बनाया गया? मुहम्मद राजा खा, क्या नाम था? मुहम्मद राजा खा, मोहम्मद राजा खा। और बिहार में बनाया गया किनको? सिताब राय को। किनको बनाया गया आपको? सिताब राय को, सिताब राय को बनाया गया। अब जानते हैं एग्जाम में दोनों नाम याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में क्या होइएगा, आप भुला जाइएगा कि कौन था, ठीक है ना? इसको हम याद करने का आपको तरीका वो बता देते हैं। समझिए क्या हुआ कि बंगाल में किनको? मोहम्मद राजा खा को, और बिहार में सिताब राय को। अब देखिएगा, बंगाल के एरिया में मुस्लिम क्या है? ज्यादा है। बंगाल से ही बांग्लादेश बाद में बना है। मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम याद कीजिए, और एक हिंदू नाम है। और बिहार में जानते हैं कि राय जी, बिहार में क्या है कि मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा। बिहार में क्या है कि कई राय जो होता है ना? ई राय तो ई राय तो ई राय चर्चा में रहता है बड़ी, कोई रंगदारी के चलते तो कोई अच्छा कारण कारण, तो वहां राय याद कीजिए बिहार में। तो बिहार में सिताब राय, बिहार में कौन? सिताब, बिहार में राय जी। अब बंगाल में मुस्लिम तो मोहम्मद रजा खाता। बोलिए, क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद के संधि के बाद बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया कंपनी द्वारा? मोहम्मद रजा खा को। और बिहार के लिए सिताब राय को। अच्छा, कई बार बंगाल ना देकर के वहां दे देगा ऑप्शन में मुर्शिदाबादी। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया? तो किसे बनाया आपको? मोहम्मद राजा खा को बनाया। बंगाल और मुर्शिदाबाद दोनों मुस्लिम नाम टाइप है, मतलब मुर्शिदाबाद, ठीक ना? तो यहाँ पर मोहम्मद राजा खा हो गया। मुर्शिदाबाद बंगाल, मोहम्मद राजा खा बिहार, सिताब राय हो गई। ये समझ में आ गया? अब कहानी समझना क्या है, देखिए कि क्या हुआ। ये आपको क्या है? आपको बंगाल था, बंगाल। अब क्या हुआ कि आप देखिएगा, कर जो वसूल रहा है, कर कर मतलब बोल सकते हैं, कर जो वसूल रहा है, ये कौन वसूल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। पैसा किसके पास जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासन ही नहीं कर रहा है, खाली पैसा तसल लिया और ओकर बाद वो मजा मार रहा है, पैसा लेके चल गया। अब यहाँ जो नली साफ करना है, गली साफ करना है, प्रशासन करना है, शासन करना है, वो कौन है? यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास है? ये प्रशासन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? बंगाल के नवाब के पास है। किसके पास है? बंगाल के नवाब के पास है। समझिएगा? बोलेगा, इलाहाबाद की संधि के बाद कहानी क्या हुआ कि कर वसूलने का अधिकार या दीवानी अधिकार, इसको बोलते हैं दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार किसको प्राप्त हुआ? कर वसूलने का अधिकार आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो पैसा किसके पास गया? उसके पास। लेकिन पूछेगा, इलाहाबाद की संधि के बाद प्रशासन का दायित्व किसके पास था? तो बंगाल के नवाब के पास। अब नहीं दिखाई दे रहा कि ये अलग तरह के शासन, दो तरह का शासन दिखाई दे रहा है कि पैसा किसी और के पास और शासन कोई और कर रहा है। इसी को बोला गया कि आपको दोहरी शासन प्रणाली। क्या बोला गया? दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली। कि पैसा कौन और वसूल रहा है और शासन कोई और कर रहा है। इसको बोले दोहरी शासन प्रणाली। और ये दोहरी शासन प्रणाली शुरू किसने किया? तो यह दोहरी शासन प्रणाली शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने कब शुरू किया? कि 1700 आपको 65 में शुरू किया, इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू किया, ठीक है ना? और उसके बाद कब चला? 1772 तक ही चला, 7 साल तक चला। बोलिए, इसमें समस्या क्या रहा? इसमें तो हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। समझिए क्या है कि आपका घर है। आपका क्या है? घर है।
आपका घर में एक आपका भैया है, एक क्या आपको भैया है, एक आप है, एक आप है। अब क्या है, आपका घर में हित-नाता वगैरह आता है। तो क्या है कि भैया के पास मम्मी-पापा क्या करते हैं, मम्मी-पापा क्या किए हैं कि पैसा रख देते हैं भैया के पास। अब भैया क्या कर रहा है, हित-नाता आ रहा है। अच्छा भैया के पास पैसा है, अब आपको हित-नाता आता है तो उसको खातिरदारी करना, नाश्ता-पानी आपको कराना है। जब हित-नाता कोई आपके यहाँ हित-नाता आ गया, क्या हुआ कि भैया दारू-ताड़ी पी के ओने गांजा पी के ओने पड़ल है, या कहीं भागल है। हित-नाता आ गया, नाश्ता आपको कराना है, नाश्ता ना करेंगे तो शिकायत हो जाएगा। अब बोलिए, अब अगर पैसे नहीं है, नाश्ता कहाँ से कराइएगा? कराइएगा? नहीं करेगा। तो मतलब ये व्यवस्था सही लग रहा है? पैसा कोई और ले रहा है, नाश्ता कोई और करवा रहा है। ये तो बड़ा बेकार चीज़ हो गया। तो सेम चीज़ समझिए क्या हुआ, यहाँ पे स्थिति हो गया कि पैसा किसी और के पास है और शासन कोई और कर रहा है। तो इसी को जानते हैं क्या, अलग-अलग व्यक्तियों ने बोला कि बड़ा खराब शासन प्रणाली था। एक तो जानते हैं, एक कर्नवाल, बाद में यहाँ लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल में गवर्नर बन के आता है। तो लॉर्ड कर्नवालिस क्या बोलता है इसके बारे में, लॉर्ड कर्नवालिस, कर्नवालिस बाद में क्या इसको बोलता है, यह बोलता है कि यह जो है, बोल सकते हैं लॉर्ड कर्नवालिस क्या बोलता है, यह क्या है, लूट-खसोट, क्या बोला आपको? लूट-खसोट का शासन था। क्या था? लूट-खसोट। 1 मिनट, लूट, आजकल स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, लूट-खसोट पूछेगा, किसने दोहरी शासन प्रणाली को लूट-खसोट की संज्ञा दिया था, या किसने दोहरी शासन प्रणाली को लूट-खसोट कहा था? कौन कहा था? लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा था, लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा था। वहीं एक क्या था, पानिकर, के.एम. पानिकर व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था? के.एम. पानिकर व्यक्ति का नाम था। इन्होंने क्या बोला कि यह लुटेरों का शासन, क्या है? लुटेरों का शासन है। ये क्या है? लुटेरों का शासन है। तो बोलिए, लूट-खसोट की संज्ञा किसने दिया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। और के.एम. पानिकर ने क्या कहा? यह क्या है? डाकुओं का राज है। डाकू या लुटेरों का राज? क्या? डाकू या लुटेरों का राज है। मतलब यह शासन प्रणाली सही नहीं थी। तब रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ क्या किया गया? बुला लिया गया कि थोड़ा-सा भाई, ये बंगाल सँभलने वाला नहीं है। ठीक है? अब भेजा गया एक व्यक्ति को। इंग्लैंड से क्या हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति को भेजा गया और उस व्यक्ति का नाम था क्या आपको? वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग नाम था। वारेन हेस्टिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा,